हम गुफ्तगू जारी रखेंगे फैमिली लॉ से रिलेटेड इश्यूज़ पे, लेकिन एक जायज़ा ले लेते हैं सरसरी तौर पे कि सिस्टम चल किस तरह रहा है और सिस्टम में क्या रुकावटें आती हैं। इस वक्त अगर हम आदाद शुमार देखें, हमारे पास 2023 का डेटा है जो हमें बताता है कि फैमिली केसेस, फैमिली सूट, सिविल सूट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे कोर्ट कचहरियों के सामने 26 लाख टोटल केसेस हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, और इसके अंदर तकरीबन 60 या 70 हज़ार ये नाजुक फैमिली लॉ वाले मैटर्स हैं। और इनका अगर हम करीबी एक जायज़ा लें तो कराची शहर के अंदर तकरीबन 10 से 12 हज़ार फैमिली लॉ मैटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। और अगर लोड पे बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के फिगर्स अगर हम ले लें तो उसके अंदर 3,500 केसेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम, एक मजमा है कोर्ट पेंडेंसी का, और ये नाजुक मामला जो हैं इसमें जाके फंस जाते हैं। और फिर लॉ जो है वो बताता है कि फैमिली सूट को अमूमन जो है वो 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, और इससे अगर कोई अपील का रास्ता बनता है तो उसको भी 4 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन क्या यही सूरत हाल है? लम्स की एक स्टडी का जायज़ा हम लोगों ने लिया, उसमें 890 ऐसे पेंडिंग केसेस को का जायज़ा लेने के बाद पता ये चला कि 60 से 70% ऐसे केसेस हैं जो इस टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं, यानी कि 6 माह में आपको एक ऑर्डर मिल जाता है कोर्ट से। लेकिन एग्जीक्यूशन यानी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो 6 महीने और भी लग जाते हैं। तो इस सब मसले मसाइल के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल फंस जाता है, बहुत परेशानी ख़ानदान को होती है, दोनों पार्टीज़ उलझ जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि देखा जाए कि क्या कोई मीडिएशन का ज़रिया बनता है, कोई रिकन्सिलिएशन की कोई गुंजाइश है कोर्ट जाने से पहले। और नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उमायमा अनवर खान। शी इज़ अ लिटिगेटर बाय प्रोफेशन. She has 20 years experience in a wide array of matters. She does commercial disputes, but आज हम बात करेंगे family law पे, तो इनकी expertise की ज़रूरत होगी family law के ऊपर। Umayma has worked with the government of Sindh and the Women Development Department on several initiatives. इन्होंने कानून ड्राफ्ट करने में काफ़ी इनकी expertise यूज़ हुई है government departments से। So we welcome you, Umayma, and thank you so much for giving us time. Thank you. तो पहला सवाल यही करना मैं चाहूँगी, मेरा बड़ा एम्फेसिस रहा है कि नाजुक मामलात होते हैं, कोर्ट कचहरी में जाके और उलझ सकते हैं, अगर बात बन भी सकती है। तो आपके तजुर्बे में क्या फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोर्ट ही है और ये सारे मामलों में कोर्ट जाना ज़रूरी होता है? अच्छा, तो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। अगर तो आप सिर्फ कस्टडी मैटर में देख रहे हैं या मेंटेनेंस मैटर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स मीडिएशन, रिकन्सिलिएशन बड़ों का बैठना ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मल मीडिएशन में जाएं। दोनों ख़ानदानों के बड़े बैठ के भी ये मामला रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू आउट ऑफ कोर्ट मेजर्स, जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं। बट जहाँ पर you come into khula the ending of the marriage, if only the girl is to end the marriage, then she has no other recourse. उसको कोर्ट जाना ही पड़ेगा unless and until उन्होंने अपने निकाहनामा में वो जो 18वीं शिक है उस पर उनको डेलीगेटेड राइट तलाक तफवीज़ की मिली हुई हो, तो फिर तो उनके लिए बिल्कुल आसान है, बिकॉज टेक्निकली वो अपने आप को ही डिवोर्स कर रही होती है। वो डेलीगेटेड राइट होता है, शौहर ने वो हक दिया हुआ होता है वाइफ को कि वो डिवोर्स अपने आप को फ्रॉम दैट मैरिज करेगी, एक्सरसाइजिंग द हस्बैंड्स राइट। अगर तो वो है वो तो फिर बहुत आसान है। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि प्लीज़ ये आपका एक हक है, इसको प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, डोंट लेट इट गो। आंखें बंद करके निकाहनामा ना साइन कीजिए। इन केस आपके पास ये हक नहीं है तो आपको खुला में जाना पड़ेगा, वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड बाय लॉ, उसमें तो कोर्ट में जाना ही पड़ता है। और मैम मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दें ऑडियंस के लिए कि डिवोर्स, खुला और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका हक महर फॉरगो हो जाए, तो इस पे अगर थोड़ा सा अच्छा, सो देखिए, खुला तो एक औरत का हक है, वो उस हक से कोई उनको मतलब खारिज नहीं कर सकता। और कोर्ट्स ने अब इसको इतना डेवलप कर दिया है कि खुला जल्दी मिल भी जाती, इवन इफ इट्स कंटेस्टेड, आपको इट्स अ मैटर ऑफ राइट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, खुला मिल जाएगी। खुला में मगर एक चीज़ है कि आपको अपना हक महर वापस करना होता है। अगर आपने अपना हक महर वापस नहीं किया तो खुला की कंडीशंस पूरी नहीं होंगी। इसका रैशनल ये होता है कि ये हमारी शरिया में रैशनल है कि अगर औरत
इज गेटिंग आउट ऑफ द मैरिज, तो जो उसको हक महर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमूवेबल एसेट हो, पैसे हो, जो गोल्ड हो, उसको अपने शौहर को वो वापस करना पड़ेगा बिकॉज शी इज गेटिंग आउट ऑफ द मैरिज। वो उसको कंसिडरेशन उसको मिला होता है टू गेट इनटू द मैरिज। हाउएवर, अगर उसको अपनी शादी ख़त्म इसलिए करनी है कि देयर इज़ डोमेस्टिक अब्यूज़, मर्द जो है वो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहा, नॉट गिविंग हर शेल्टर, नॉट गिविंग हर मनी, मेंटली अब्यूज़ है, ही इज़ ही इनफिडिलिटी है, देयर आर वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच अगर वो जाए और अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहे विद एविडेंस, तो फिर उसको ये हक महर वापस नहीं करना होगा। शी फाइल्स एन एप्लीकेशन अंडर अ सर्टेन लॉ, इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, उसके अंदर वो फाइल करेंगी और एविडेंस के साथ फाइल करेंगे। वंस द कोर्ट फाइंड्स कि जी अब्यूज़ था, there was mental physical abuse, चाहे फैमिली से अब्यूज, तो फिर उसकी तो गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी, तो she doesn't have to return the हक महर and the marriage is dissolved. इन केसेस में हया, मैं आपकी बात पर आती हूँ कि इतना टाइम लगता है, इन केसेस में टाइम लगता है बिकॉज आपको एविडेंस के प्रोसेस के थ्रू पूरा जाना पड़ता है ताकि आप हक महर भी ना वापस करें और आपका मैरिज रिजॉल्व हो जाए। ये 90 दिन का रिकंसिलिएशन पीरियड के बारे में बताएं, ये सब टाइप्स में है, इसकी शराइत क्या है और कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़वातीन के लिए इस पीरियड में, उन पे दबाव पड़ेगा, क्या होगा? ओके, सो ये जो आप 90 डेज के पीरियड की बात करें, ये हर काइंड ऑफ डिवोर्स के लिए होता है, तलाक के लिए होता है। सो इसको आप डिस्टिंग्विश करें इद्दत से और 90 डे रिकंसिलिएशन पीरियड से। अच्छा, शरिया के हिसाब से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिवोर्स, एक तलाक हसन, एक तलाक हसन, एक तलाक बिदाई है जिसको ऑल्सो बाइन कहते हैं। सो हिस्टोरिकली जो ये तलाक बाइन होती थी, दीज वर द एक साथ 3 तलाक, एक साथ बोल दिया और फिर और हमारे जजमेंट्स कुछ थे जिन्होंने कहा कि जी अगर एक दफ़ा 3 दफ़ा बोल दिया है इट इज़ इरिवोकेबल, मतलब ख़त्म हो गया और फिर उधर से इद्दत पीरियड स्टार्ट होगा। मगर अब लॉ जो है वो डेवलप हो गया है काफ़ी, और अब रिसेंट जजमेंट्स आए हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि नहीं, हमारे पास एक स्टैट्यूटरी लॉ प्रोवाइडेड है जिसके अंदर इवन अगर आप 3 दफ़ा तलाक बोलेंगे फिर भी आपको यूनियन काउंसिल के पास जाना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल पे आपने एप्लीकेशन देनी होगी। वंस यू फाइल द डिवोर्स डीड, द नोटिसेस, देन यू गेट अ 3 मंथ रिकंसिलिएशन पीरियड। अच्छा, अब कोर्ट्स ने क्या होल्ड किया, जो आपका जवाब है कि क्यों ये तहफ़्फ़ुज़ कि किसी दिन शोहर को गुस्सा चढ़ा, उसने 3 दफा तलाक बोल के खत्म कर। सो ये 3 महीने का जो पीरियड दिया गया है, ये कूल डाउन पीरियड है कि गलती नहीं हो गई हो, कोई इंटॉक्सिकेटेड हो, कोई गुस्से में हो, कोई फ्रस्ट्रेशन हो, तो दोनों शोहर और बीवी को ये रिकंसिलिएशन पीरियड मिलता है कि चाहे वो कोहेबिट करें, चाहे वो सेपरेटली रहें, कि वो 3 महीने में इसको रिवोक कर सकें इस तलाक को। ठीक है, तो ये जो 3 दफा कहने वाली तलाक है, ये अब काफी हद तक डाइल्यूट हो चुका है क्योंकि हमारे पास एक स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है। गलत फहमी है, तो मैं इस पे एम्फसाइज करना चाहूंगी ऑडियंस के लिए कि अगर शौहर ने व्हाट्सएप पे तलाक का मैसेज भेज दिया या गुस्से में कह दिया, लोग हमारे पास हमारे दफ्तर में आते हैं कानूनी इमदाद के लिए, परेशान होते हैं, उनको लगता है कि तलाक हो गई, लीगली इफेक्टिव है, ये शराइत है कि आपने नोटिस देने, प्रोसीजर है और एक 3 मंथ का कूलिंग पीरियड है। उसके बाद इफ आपको फाइनल जब 3 महीने हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आपका इद्दत का पीरियड शुरू होता है। नाउ दिस इज स्लाइटली डिस्प्यूटेड, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पहले शुरू हो गया, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं बाद में। इट रियली डिपेंड्स कि आप साथ रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो वो पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मगर 3 महीने का जो पीरियड है ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है। जब सब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है तो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट का एक कोलोकियल टर्म इस्तेमाल होता है, मतलब आपने डिवोर्स कर ली, खुला कर लिया, ये सारा हो गया है, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट की जब बात होती है तो क्या इसमें लेट्स से हक महर या चाइल्ड मेंटेनेंस के हिसाब से चीज़ें जो अग्री होती हैं, कुछ राइट्स होती हैं जो कानून में एम्बेडेड होती हैं, वो क्या बाय कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट एग्रीमेंट की बुनियाद या बेसिस पे वो क्या फॉरगो हो सकती हैं, या वो सेटलमेंट एग्रीमेंट किस तरह की होती है? ओके, सो सेटलमेंट एग्रीमेंट, अब अगर आप लेट्स से आप उस सिचुएशन में कि आपकी मैरिज खत्म हो चुकी है, नाउ आपके मेंटेनेंस और आपके बच्चों की कस्टडी पे आते हैं, लेट्स टेक दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट। देखिए, औरतों का, माओं का एक हक है हिजानत का, ठीक है, ये आपका लॉ प्रोवाइड करता है कि सुन्नी सेक्ट में बच्चा 7 से 8 साल और लड़की के लिए प्यूबर्टी तक माँ के पास कस्टडी का ये हक है, ये हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है। बट हमारा लॉ ये भी कहता है कि वी हैव टू लुक एट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, विल कम टू दैट। बट आपका जो सवाल है कि सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट आप सारे शराइत लिख लें, बट फॉर इंस्टेंस अगर आप ये शराइत लिखते हैं कि जी माँ का हिजानत का हक आप ले रहे हैं,
तो दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज दैट राइट कम्स फ्रॉम अ लॉ। ये एक आपको कानून ये हक दे रहा है। तो कल माँ ने पहले साइन करके वालिद साहब को दे दी कस्टडी, ठीक है, मगर कल अगर माँ कोर्ट में जाके कहती है कि जी मैं ड्यूरेस में आ गई थी या मुझे फाइनेंशियल मसला था, मैं किसी स्ट्रेस में थी, मैं ये हक फॉरगो नहीं करना चाहिए, तो नो ऑफ कोर्स दैट अग्रीमेंट विल नॉट स्टैंड। मगर हमारे यहाँ बहुत लोग करते हैं कि म्यूचुअली एक अग्रीमेंट करते हैं। कभी कभार औरतों पे प्रेशर होता है कि बच्चों को आप छोड़ दीजिए बिकॉज मैं तंग करते हैं लोग। बच्चों पे हम जरूर आएंगे क्योंकि उनका मुस्तकबिल की बात होती है और कभी कभार एक इंतकामी रवैया एक पार्टी उठा लेती है तो बहुत तबाही और बहुत डैमेज इन मासूम बच्चों के साथ होता है। लेकिन लेट्स टेक अ स्टेप बैक, क्या आप ऑडियंस को समझा सकती हैं कि डाउरी और ब्राइडल गिफ्ट्स में क्या फ़र्क है और इंटाइटलमेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा जी, तो सो देयर आर थ्री थिंग्स आई विल टेल यू अबाउट। एक तो होता है आपका हक महर, ठीक है, जिसको डाउरी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक होता है आपके ब्राइडल गिफ्ट्स जो कि आपको शादी पे लोग गिफ्ट देते हैं। अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बहुत दफ़ा ये होता है कि जो आपको ज्वेलरी मिल रही है उसी को हक महर की तरफ ले जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ इज यूज्ड एज हक महर। मगर अगर इनको सेपरेट भी कर दिया जाए तो जब अगर आपका खुला होगा लेट्स से, तो डाउरी तो आपको वापस करनी है, उस दैट इज अ कंडीशन फॉर खुला, ठीक है। और जहां बात आई ब्राइडल गिफ्ट की, वो बिल्कुल भी आपको वापस नहीं करनी। वंस यू गेट योर ब्राइडल गिफ्ट दैट इज योर राइट, यू डोंट हैव टू रिटर्न इट बिकॉज दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। वो आपको निकाह नामा की कंडीशन नहीं है वो, ठीक है। तो आपको ब्राइडल गिफ्ट वापस करने की ना खुला में जरूरत है ना डिवोर्स में जरूरत है। डाउरी जो आपका हक महर है वो सिर्फ खुला में वापस करना है। डिवोर्स चाहे वो मर्द डिवोर्स थे या वो तलाक तफवीज़ की डिवोर्स हो, आपको जो महर का अमाउंट है वो वापस नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है।